हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस को किस तरीके से कंबाइन करें कि वो सिंथेसिस में या मींस की सिंपल सेंटेंस बन जाए। बोर्ड एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आता है। आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको वहाँ इंस्ट्रक्शंस दिया होगा कि आप इस सेंटेंस को इस तरीके से कंबाइन करिए कि ये सिंपल सेंटेंस बन जाए, या फिर आपको कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करना होगा, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स में। सो आज की वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करें, आपको ये देखना है कि सिंपल सेंटेंस होते क्या है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आप उसे देखिएगा। आई मेट द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया। सो देखिए, अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसके 2 पार्ट्स होने। ठीक है, आई मेट द बॉय, ये अपनी मीनिंग क्लियर कर रहा है। इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, एक पार्ट ये है। तो इसको कंबाइन किया गया है हु से। मीन्स कि ये एक सेंटेंस है, ये अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, और ये क्या है, इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं, आई मेट द बॉय, तो ये है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसको कहीं से भी किसी भी से जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। और वहीं अगर मैं लिखूं, हरी अप और यू विल बी लेट, कि जल्दी करो नहीं तो तुम्हें क्या होगा, लेट हो जाएगा। तो अब इस सेंटेंस को भी पार्ट करते हैं। देखिए, हरी अप, यू विल बी लेट। तो दोनों सेंटेंसेस अपनी अपनी मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने सिर्फ हरी अप लिखा हो, तो आपको मीनिंग क्लियर हो रही है कि कुछ जल्दी करने के लिए कहा जा रहा है। और सिर्फ इतना लिखा हो, यू विल बी लेट, तो ये भी अपनी मीनिंग को क्लियर कर रहा है। तो दोनों में ही देखे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसे क्लॉज कहते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लॉज कहते हैं। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब होती हैं तो वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और ये क्या है, देखिए, आई मेट द बॉय, अगर सिर्फ इतना लिखा हो तो आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो रही है ना। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे हुआ ये डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसकी मीनिंग जानने के लिए हमें ये वाला सेंटेंस देखना जरूरी है। लेकिन इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं था। अगर इसकी मीनिंग हमें जाननी है तो हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है, इसकी मीनिंग देखने के लिए जरूरत नहीं। और इसकी मीनिंग अगर जाननी है कि यहाँ कहा जा रहा है, सो इस सेंटेंस को देखना जरूरी नहीं है। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, आई मेट द बॉय, इसमें कहीं से भी कोई भी दूसरी क्लॉज नहीं है। कोई प्रिंसिपल क्लॉज नहीं, कोई इंडिपेंडेंट या फिर कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं। यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन नहीं जुड़ा है। सो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। और आपको इसी तरीके से सेंटेंस फ्रेम करना होगा जिसमें कोई भी कंजंक्शन ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने ये समझ लिया है, आगे देखते हैं। देखिए, अब क्या कहते हैं, यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वो होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट सेंटेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, आई रीच द होम, आई टुक ऑफ माई शूज, मैं घर पहुंचा और मैंने अपने शूज हटा दिए। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी व्हेन आई रीच्ड होम आई टुक ऑफ माई शूज, कि जब मैं घर पहुंचा तब मैंने अपने शूज उतार दिए, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिकॉज लगा दूंगी तो भी वो कॉम्प्लेक्स रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एंड लगा दूंगी तो वो कंपाउंड हो जाएगा। तो मुझे तो इसको इस तरीके से कंबाइन करना है कि इसमें कोई कंजंक्शन ना लगे या कोई दूसरी क्लॉज ना हो। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, देखिए, सिंपल। अब देखो, इजी वे में समझते, ये सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट एक है, सेम सब्जेक्ट। ठीक है, सो आई रीच द, मैं ही घर पहुंचा और मैंने ही अपने शूज हटाए। सो क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब है उसको करके आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा रीचिंग। ठीक है, रीचिंग होम, और फिर हो जाएगा आई टुक ऑफ माई शूज। फिर इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि जब पहले जो सेंटेंस होता है उसकी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो ये जो ये सब्जेक्ट यहाँ से ये हटा देते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या हो जाना चाहिए, रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई शूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड द गोट। देखिए, यहाँ पे सेम सब्जेक्ट कि टाइगर हंग्री था और उसी ने ही गोट को मार दिया। अब यहाँ पे तो वॉज है, मेन वर्ब तो है नहीं,
तो जब मेन वर्ब ना हो तो वहां पे हो जाएगा बीइंग, बीइंग हंग्री, ठीक है, बीइंग। अब ये वाला जो है यहाँ पे ही तो लिख नहीं सकते हम लोग इस सब, तो यहाँ लिख देंगे द टाइगर, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गोट, शी was tired of walking, she lay down to rest। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब तो आ रही है, लेकिन उससे पहले क्या आ रही है, एक हेल्पिंग वर्ब। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद देखना है कि क्या है। अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है तो आईएनजी लगा देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पे उसको बीइंग कर देंगे। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी ले डाउन टू रेस्ट। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या कहता है, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि पेन की क्वालिटी बता रही है कि मैंने पेन को पाया, वो खो गया था। तो देखिए आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, सिंपल, ये बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट ये आई है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ये क्या बता रहा है कि सेंटेंस के बारे में कुछ बता रहा है। ये ध्यान रखना है, दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, तो अगर एक से वर्ड में बता रहे हैं तो आप सिंपल वो एक वर्ड को यहाँ लिख दे, और अगर पूरे सेंटेंस में बता रहे हैं तो आप यहाँ लिख दे, ठीक है। देखिए आई सॉ अ डॉग इट वॉज इंजर्ड। देखिए पूरा एकदम रटने की जरूरत नहीं है, इसको एक सिंपल सिंपल ट्रिक से समझिए। अगर ये आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताते हैं सिर्फ सिंपल वन वर्ड में, तो आप उसको पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर वहां पे कुछ एक लॉन्ग सेंटेंस होता है, कुछ दो तीन चीजें बताई जाती हैं, तो आप उसको यहाँ पे बाद में लिखिएगा। चलिए इसका देखते हैं। आई सॉ अ डॉग इट वॉज इंजर्ड, ये एक बारे में बताना, इट वॉज इंजर्ड वन वर्ड है। आई सॉ अ इंजर्ड डॉग, और एन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉन्ट अ स्क्रिप्ट ड्रामा, इट मस्ट बी कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पे भी ये ड्रामा स्क्रिप्ट हो जाएगा कंप्लीटेड। इसके बारे में एक वर्ड ने बताया ना, आई वॉन्ट अ कंप्लीटेड स्क्रिप्ट फॉर माई ड्रामा, ठीक है। यहाँ पे आई वॉन्ट स्किप, यहाँ पे ये हो जाएगा फॉर माई ड्रामा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कहता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट का मतलब ही हैविंग होता है, इसका मतलब ही हैविंग होता है परफेक्ट का, ठीक है। She had completed her task, she went home। अच्छा ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इजी, एक चीज आपको समझनी है, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए तीन सेंटेंसेस दिए रहेंगे, अगर दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, और पहले वाले एक्शन के बाद जो दूसरा वाला वर्क है तुरंत तुरंत हो रहा है, मतलब कोई उसमें टाइम नहीं लग रहा है, तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है, तो फिर आप वहां पे हैविंग लगा देंगे। ये चीज आपको समझनी होगी। शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना वर्क कंप्लीट किया और फिर वो घर गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट वाला काम है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है ना, और ऐसा तो है नहीं उसने काम कंप्लीट किया, कहा भाई मेरा काम कंप्लीट, मैं जा रही, है ना, ऐसा तो नहीं, थोड़ा सा कुछ तो सेकेंड, कुछ तो समय वो रुकी होगी ना। तो ये वो जो वर्क है थोड़ा सा एक टाइम गैप को दिखाता है हैविंग में। तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी वेंट होम। The servant swept the room, he went to his home। अब यहाँ पे भी देखिए सर्वेंट ने जब सफाई करी और वो चला गया। अब ऐसा तो नहीं सफाई करी झाड़ू फेंक के चल दिया, ये तो कर नहीं होगा ना, सर्वेंट ने स्वेप किया होगा, चीजें किनारे करेंगे, कुछ समय तो लगा होगा ना, कि ऐसा तो नहीं करते ही बस 9 2 11 हो चुका है ना। तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, हैविंग swept the room the servant went to his home। नेक्स्ट he was punished by the teacher, he felt sorry। अब देखिए क्या है, जब उसे टीचर ने पनिशमेंट दी तब उसने सॉरी फील किया। सो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर ही फेल्ट सॉरी। यहाँ पे हैविंग नहीं लगेगा, अगर हैविंग लिखा है आप लोगों ने तो यहाँ पे रॉन्ग रहेगा, क्योंकि देखिए जब वो टीचर ने उसे पनिशमेंट दी है तो उसने कुछ समय तो नहीं लगाया होगा ना, टीचर ने पनिशमेंट दी तो उसने तुरंत ही जो है इस चीज को रियलाइज किया होगा कि भाई कुछ तो गलती है मेरी। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर ही फेल्ट सॉरी। अगर आप हैविंग बीन लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग होगा। एक सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ दिए रखा है। महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाय लैंडर पेस, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। अब देखिए जैसे ही महेश भूपति हारे होंगे लैंडर पीस से, तो तुरंत ही उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी ना, कि ऐसा थोड़ी ना कि हाँ भाई हार गया, फिर कुछ सोचा, फिर बैठे, फिर उन्हें अपनी हार का एहसास हुआ और तब उन्हें निराशा हुई, ऐसा तो नहीं हो सकता, उन्हें तुरंत ही निराशा हुई होगी। सो बीइंग डिफीटेड बाय लैंडर पीस, महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गोट, ठीक है, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ गोट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इजी है। और बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गोट, दोनों तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द पीपल सॉ द फ्लेम दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, कि लोगों ने जब फ्लेम्स को देखा तो वो तुरंत भागे। अब देखिए, लोगों ने अगर घर को जलते हुए देखा है तो वो इंतजार तो वेट करेंगे नहीं ना, कि पहले हम अपने घर में चाय पानी नाश्ता कर ले फिर जाएं, वो तो तुरंत ही भागेंगे उस आग को बुझाने के लिए। तो क्या आएगा, सीइंग द फ्लेम। अब यहाँ पे देखिए, द पीपल सब्जेक्ट है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब आ गई है। सो हम लोग क्या करेंगे, सीइंग द फ्लेम्स द पीपल रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। नेक्स्ट देखिए, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ये वही वाला है, हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर मैन वर्कड ही लाफ्ड ही दस स्पेंड हिज लाइफ। अब देखिए क्या है, ये जो फर्स्ट पुअर मैन, ही और ही पूरा आ गया ना, सो ये इसके सब्जेक्ट है और ये आ गई इसकी मेन वर्ब। सो वर्किंग, अब फिर से ये सब्जेक्ट ये मेन वर्ब है, सो वर्किंग एंड लाफिंग द पुअर मैन स्पेंड हिज लाइफ, सिंपल। Next question. Sheila witnessed the show. She witnessed three dolls. The dolls were talking in a strange manner. अब देखिए ये कैसे किया है, शीला ने शो में देखा, उस शो में क्या देखा, डॉल्स देखी। अब वो डॉल्स कैसी थी, बातें कर रही थी। तो राइट आंसर भी, इन द शो शीला विटनेस थ्री डॉल्स टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज मैनर। इजी में वे आप इसको लिख सकते हैं कि शो में शीला ने तीन डॉल्स को देखा जो कि अधिक तरीके से बातें कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही रैन अवे। पुलिसमैन को अगर थीफ ने देखा है तो वो कुछ समय का वेट नहीं करेगा, ठीक है, वो तुरंत ही भाग जाएगा। सो सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे, यूजिंग इंफिनिटिव। अब देखिए, जो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं इनको 7 और 8 तरीके से हम लोग जो है फॉर्म करते हैं। तो दूसरा वे है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए। इन्फिनेटिव होती है 2 + V1, 2 की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये क्या बताती है, कॉज को, किसी भी चीज का कारण, ठीक है, कॉज इसको बताए, अगर उसने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा किया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, आई विल लिव देयर। अब कोई कोलकाता क्यों जा रहा है, वहां रहने के लिए जा रहा है ना, तो आई एम लीविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, क्यों जा रहे, रहने के लिए, ठीक है। शी विल गो टू आगरा, शी विल सी हर फादर। अब वो आगरा क्यों जा रही है, अपने पिताजी को देखने के लिए, तो शी विल गो टू आगरा क्यों जा रही है, टू सी हर फादर, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज 3 daughters, ही हैज टू गेट them मैरिड। ये इजी, इसमें ऑल पहले ही टू लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ही हैज 3 daughters टू गेट them मैरिड। नेक्स्ट, इसके भी ये जो टेस्ट योरसेल्फ जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इससे दिया है। आई हैड नो मनी आई कुड नॉट गिव अवे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है मैं नहीं दे सकता। सो आई हैड नो मनी टू गिव अवे, कि देने के लिए पैसा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज 3 sons, ही हैज टू एजुकेट, ही हैज 3 sons टू एजुकेट। साधना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। सो जब इस तरीके कैन नॉट वाले आ जाते हैं, ये वाला आ जाता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। जो ये कैन नॉट वाले होते हैं ना, इनको आप इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली। यहाँ ऑलरेडी इन्फिनेटिव लगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ही हैज लगा देना है। मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। Hari remained very serious in his studies right from the very beginning of the session. He wanted to top the board exam. Already यहाँ पे infinitive है, तो wanted लगाने की जरूरत ही नहीं। Hari remained very serious in his studies right from the very beginning of the session to top the board examination. नेक्स्ट वे है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये होता है जब दोनों सेंटेंसेस में जो होता है सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। देखिए, द पुलिस अराइव्ड, द डेकॉइट्स रैन अवे। द पुलिस यहाँ पे दिया है, द डेकॉइट दिया, दोनों दोनों से सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैविंग लगा देंगे, सिंपल। जब आपको सब्जेक्ट डिफरेंट मिल जाए तो आप इसको ऐसे करेंगे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द डेकॉइट्स रैन अवे। मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। अब यहाँ पे देखो क्या है, वॉज लिखा है, थर्ड फॉर्म तो लिखी नहीं है, और ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। ऐसे तो ये पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब इस तरीके से दिया हो, बस आप इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा कि अगर वॉज के बाद वर्ब की वर्ब नहीं है, फिर आप बीइंग लगाएंगे। द मूवी बीइंग इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, सो हैविंग हो जाएगा।
इसके भी अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट, ये वर्ब है और यहाँ पे क्या बता रहा है, वेदर के बारे में बता रहा है, यानी कि ये एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट, टीचर एंटर्ड द क्लास, ये तो अभी मैंने बताया था। द आर्मी अराइव्ड, रिलीफ वर्क टू स्पीड, देखिए द आर्मी भी दिया है, द रिलीफ दिया, अलग अलग सब्जेक्ट है ना। सो आर्मी के बाद यहाँ पे हैविंग लिखेंगे, द आर्मी हैविंग अराइव्ड, द रिलीफ वर्क टू स्पीड, द लीडर वॉज किल्ड, द फॉलोअर्स वर रैन अवे इन फियर। अब यहाँ पे देखिए वॉज के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो पैसिव वॉइस में होती है, तो आपको ध्यान रखना है हैविंग बीन आएगा इस सिचुएशन में। अगर वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म है, कुछ भी और है, तो फिर आप वहां बीइंग लगाएंगे। और अगर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फिर वहां पे आप लिखेंगे हैविंग बीन, ठीक है। ये आपको ट्रिक्स थोड़ी सी लर्न करनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ हॉलीडे, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए वॉज के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो इट बीइंग हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, द वर्क वॉज डन, ऑल वर सेटिस्फाइड। अब वॉज के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैविंग बीन, द वर्क हैविंग बीन डन, ऑल वर सेटिस्फाइड, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इसे कर पाएंगे। आई बॉट अ पेन, आई पेड 100 रुपीज फॉर दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने पेन खरीदा, उसकी कीमत क्या थी, 100 रुपीज थी, तो आप कह सकते हैं आई बॉट अ पेन होगा, यहाँ पे पेन्स नहीं होगा, फॉर 100 रुपीज, ठीक है। फिर फॉर दिस आप नहीं लिखेंगे। यू हेल्प मी, आई वुड हैव फेल्ड, अब इस तरीके से आता है तो आप यहाँ पे करेंगे आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। I made my best effort, I could not pass the examination, कि मैंने तो अपने बेस्ट एफर्ट दी लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाया, तो क्या आएगा, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट, की बेस्ट एफर्ट करने के बावजूद भी एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाया। प्लीज इसको भी देखते हैं। He gave them his advice, he helped them liberally, कि उसने जो है अपनी एडवाइस थी उसकी मदद लिबरली करी, तो क्या आ जाएगा, besides giving them advice he helped them liberally। next question, I bought a watch, I paid 500 rupees for this, तो I bought a watch for 500 rupees, देखिए preposition वाले टॉपिक से इससे थोड़े से कम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि preposition को आप sentence में दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, he has failed many times, he still hopes to succeed, इतनी बार फेल हो चुका है बट फिर भी उसको कुछ उम्मीद है, तो कैसे कर सकते हैं कि इतनी बार फेल होने के बावजूद उसको पास होने की कुछ उम्मीद है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ फेलिंग, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फेलिंग मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, अब वो गरीब आदमी था लेकिन इंडिपेंडेंट स्पिरिट वाला था, तो he was a poor man with an independent spirit। She heard the news, she fainted, न्यूज सुनी वो बेहोश हो गई, तो क्या आ जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज शी फेंटेड। स्टूडेंट्स अगर आपने प्रेपोजिशन अच्छे से आते हैं तो ही आप ये कर सकते हैं, और अगर आप प्रेपोजिशन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो प्रेपोजिशन के थ्रू आपको करना है, तो आप इस तरीके से आपको प्रेपोजिशन आने मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हो, ही कुड नॉट कम, ही वॉज इल, वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, तो अगर हम यहाँ पे बिकॉज लगा देंगे तो फिर वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। ओइंग टू इलनेस ही कुड नॉट कम, कि बीमार होने की वजह से वो नहीं आ सका। नेक्स्ट नाउन फ्रेज और केस इन एपोजिशन, ये बहुत इजी होता है। केस में क्या करते हैं, सुरेश इज अ टीचर, ही इज वेरी जेंटल। अब देखिए सुरेश के बारे में क्या बताया जा रहा है, सुरेश क्या है, एक टीचर है, ठीक है, और फिर क्या है, वो जेंटल भी है, तो सुरेश अ टीचर इज वेरी जेंटल, ये एक नाउन फ्रेज, नाउन इन एपोजिशन में, जैसे कि अगर नाउन को ही कोई दूसरा नाउन जब डिफाइन करे, ठीक है, तो उस तरीके से इसको लिखते हैं। रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर, रवि के बारे में क्या पता चल रहा है, बेस्ट बॉय था, एक तो ये बात बताएगी और दूसरी क्या बताएगी, द मॉनिटर, तो रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास वॉज द मॉनिटर। सिंपल आपको यहाँ देखना है तो सब्जेक्ट उसके बारे में क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, ये सब्जेक्ट है ना एजुकेशन, और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, और फिर दूसरे सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, हैव बीन गाइडिंग द फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन,
तो ये दो चीजें बताई जा रही है ना, तो इसको कंबाइन करना है, तब सिंपल कॉमा लगा के लिख देंगे, एजुकेशन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर हैज बीन गाइडिंग द फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। इसके भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर वाले। हियर इज माय सिस्टर, हर नेम इज निधि। अब ये क्या है, इसके बारे में, यहाँ बात सिस्टर के बारे में हो रही है, और सिस्टर का क्या नाम है, निधि, यानी कि सिस्टर के नाम बारे में ये बताया जा रहा है। तो हियर इज माय सिस्टर इन लॉ निधि। राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव लॉयन, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप के बारे में दो चीजें बताई गई हैं, अ ब्रेव वॉरियर और दूसरा द किंग ऑफ मेवाड़। तो अब कैसे कर देंगे, देखो दोनों बातें बताई जा रही, राणा प्रताप अ ब्रेव वॉरियर वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर वॉज अ टर्क, लोधी वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब देखिए बाबर के बारे में क्या है, बाबर एक तो टर्क, ठीक, फिर उसके बाद एक लोधी हो गया, यहाँ पे ये लोधी, और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये एम्परर था। तो अब यहाँ पे इतने सारे नेम हो गए, तो पहले बाबर को डिफाइन करेंगे, ठीक है, बाबर टर्क, बारे में क्या बताया जा रहा है ये लिखेंगे, बाबर कौन था, मीन्स कि जो नाम होता है ना उसके बाद आप तुरंत पहचान लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि उसने क्या काम किए या जो भी वो था, ठीक है। तो बाबर की पहचान क्या थी कि वो टर्क था, उसने किसे हराया था, लोधी, और जो कि कहाँ का एम्परर था, इंडिया का। Dr. Radhakrishnan was the president of India. He was a great philosopher. Radhakrishnan, Dr. Radhakrishnan कौन थे, the first president of India, और वो कैसे थे, ग्रेट फिलोसफर थे, ठीक है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ ग्रेट फिलोसफर। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस है ना उसमें सब्जेक्ट के बारे में क्या चीजें बताई जा रही है। मिल्टन वॉज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही बिकेम ब्लाइंड। देखिए मिल्टन है सब्जेक्ट, उसके बारे में क्या चीज बताई जा रही है, अ फेमस इंग्लिश पोएट, और वो अंधा हो गया था, तो मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट बिकेम ब्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्लेस वाज वंस अ प्रॉस्पेरियस कॉलोनी, इट इज नाउ अ हीप ऑफ ruins। वो जो जगह वो पहली कैसी थी, वंस अ प्रॉस्पेरियस कॉलोनी, और अब कैसी होगी, नाउ अ हीप ऑफ ruins। सो इस प्लेस वंस अ प्रॉस्पेरियस कॉलोनी, ठीक है, वॉज हटा देंगे, इज नाउ अ हीप ऑफ ruins। ये आपको ध्यान रखना है जब नाउन और ए पोजिशन वाला करते हैं। सो जब जो ना सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जो चीज बताई जा रही होती है उसको बिना उसकी हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट आप जो है कॉमा लगा के लिख देते हैं। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, अब यहाँ पे सिंपल आपको एडवर्ब यूज करके करना है, दैट मीन्स एल वाई करना है आपको। इस सेंटेंस दूसरा वाला देखना है कि इसमें क्या चीज जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा दीजिए, ठीक है। एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा एडवर्ब। देखिए, मेघा रीड द बुक, शी रीड द बुक इन हरी। मेघा ने किताब पढ़ी लेकिन कैसे पढ़ी, जल्दी जल्दी पढ़ी, तो हरिडली हो जाएगा। मेघा रीड द बुक हरिडली। द ट्री वॉज कट डाउन, द कटिंग डाउन वॉज स्लो। देखिए ट्री को काटेगा, कटिंग डाउन की कैसी थी, स्लो थी, तो ये एडजेक्टिव है, इसमें आप एल वाई लगा दीजिए। ट्री वॉज कट डाउन स्लोली। He kicked the player. It was his intention to do so. ये intention है, intentionally, simple. The rose has thorns. This is certain. यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, certain, तो यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव में ly लग जाएगा, तो certainly. Great people serve their country. Their selfish is selfless. Selflessly. Great people serve their country selflessly. He was at fault. There is no doubt in it. He was at fault undoubtedly. क्योंकि ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और नो डाउटली तो नहीं कह सकते, अनडाउटेड होता है सेंटेंस, ठीक है। ही वेंट टू द मार्केट, ही वॉज इन हरी। अब हरी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो हरिडली हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं और बता दूं, जो पेपर में सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आते हैं तो वहां पे ये नहीं दिया होता है कि आप इस रूल से करिए, आपको जो वहां पे रूल बेस्ट सूटेड होता है, मीन्स जो रूल लगना होता है, आपको खुद ये सोचना है कि कौन सा रूल वहां पे लगेगा। आई शैल रिटर्न द मॉर्निंग, और आई एम डेफिनेट अबाउट इट। अब यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ दूसरे वाले सेंटेंस एडजेक्टिव ढूंढना है, उसमें एल वाई लगाना है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये कैसे, द लॉयन वॉज हंग्री, ही किल्ड अ गोट, द हॉर्स वॉज ब्लैक। अब देखिए, अब इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, जो हम लोग ने पिछला वाला रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, अ हंग्री लॉयन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स भी लिख सकते हैं, बीइंग हंग्री अ लॉयन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं वही कह रही हूँ ना कि आप इसको जो है अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ये अलग मेथड इसमें लिख सकते हैं, बीइंग हंग्री, ठीक है, अ लॉयन, फिर आप उसको वैसे ही लिख सकते हैं, किल्ड अ ब्लैक हॉर्स,
I saw a girl, she was tall and beautiful. अब ये गर्ल है और गर्ल कैसी थी? टॉल एंड ब्यूटीफुल थी. मैंने बताया था ना कि एक सेंटेंस में ये एक आध वर्ड में बता दीजिए तब ऑब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं. I saw a tall and beautiful girl. The man is going to the station. He is lame. ठीक है. अब यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में. क्या बताया जा रहा है? लेम. So lame man is going to station. I saw a girl, वही वाला. I saw a tall and beautiful girl. He gave a rupee to a man. The man was blind. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही. क्या बात हो रही? क्या बताया कि वो ब्लाइंड था. तो हम सिंपल ब्लाइंड मैन लिख सकते हैं. He gave a rupee to a blind man. विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल, शी वॉज अ रिफ्यूजी गर्ल. विलियम सी डगलस ने गर्ल को देखा और गर्ल वो कैसी थी? रिफ्यूजी गर्ल थी. यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को बताया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई किया जा रहा है. तो जो क्वालिफाइंग वर्ड है उसका रिफ्यूजी गर्ल, वो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे. ठीक है. विलियम सी डगलस सॉ अ रिफ्यूजी गर्ल. आई मेट अ बॉय, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. बॉय, बॉय के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था. तो आप लिख सकते हैं आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. The baby was crying bitterly. He was hungry. अब यहाँ बॉय के बारे में बताया जा रहा है दूसरे सेंटेंस में. उसको डिफाइन किया जाए, क्वालिफाई किया जा रहा है. सो अ हंग्री बॉय वॉज क्राइंग बिटरली. या आप इससे भी इस तरीके से भी अगर पहला वाला लगाते हैं तो उस पर लिख सकते हैं बीइंग हंग्री अ बॉय वॉज क्राइंग बिटरली. ठीक है. इससे भी लिखा जा सकता है, रॉन्ग नहीं होगा. कंजंक्शन, कंजंक्शन को लिख सकते हो. यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन? यहाँ पे केवल एंड से आप लगा सकते हैं. ठीक है. ऐसे ये नहीं कि हु विच, इससे नहीं यूज कर सकते. अब यहाँ एंड से कर सकते. देखिए, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, मैं किताब खरीदना चाहता हूँ, मैं नोटबुक भी खरीदना चाहता हूँ. एंड से लगा सकते. आई वॉन्ट टू बाय अ बुक एंड नोटबुक. राम वेंट टू आगरा, श्याम वॉज ऑल्सो विथ हिम. राम गया, श्याम गया. दोनों की एक ही बात हो रही है ना, दोनों में एक ही बात हो रही है. राम भी आगरा गया, श्याम भी आगरा गया. तो हम लोग सिंपल राम एंड श्याम वेंट टू आगरा. I saw a black cow. I saw a white cow also. एक ही बात हो रही है ना. ब्लैक काउ के बारे में भी मैंने देखा, व्हाइट काउ को भी मैंने देखा. तो मैं इसको सिंपल लिख सकते हैं आई सॉ अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ. आई टेक मिल्क, आई टेक स्वीट, आई टेक बिस्किट्स ऑल्सो. अब यहाँ पे आई टेक कॉमन है सब में कि मैं मिल्क भी लेता हूँ, स्वीट्स लेती हूँ और बिस्किट्स भी खाती हूँ. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल एंड से लगा सकते. आई टेक मिल्क, बिस्किट, मिल्क, स्वीट एंड बिस्किट. I went to the market to buy some sweets. I went there to buy some fruit also. कि मैं मार्केट गया कुछ स्वीट्स खरीदना, फ्रूट्स भी खरीदने थे. तो आप जब दोनों वर्ड में एक ही चीज हो रही तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं I went to the market to buy some sweets and fruit. Today Mahesh went to Delhi. Ramesh was also with him. महेश भी दिल्ली गया, रमेश भी दिल्ली गया. दोनों ही जब दिल्ली गए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि महेश एंड रमेश went to Delhi. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मुकेश सॉ दी ताज, ही सॉ दी रेड फोर्ट ऑल्सो. मुकेश ने ताजमहल देखा और रेड फोर्ट भी देखा. तो ऐसे लिख सकते हैं कि मुकेश सॉ द ताज एंड द रेड फोर्ट. यहाँ पे ऑल्सो लिखने की नीड नहीं है. वाई आर यू सैड, वाई आर यू नर्वस, वाई आर यू होपलेस. या पूछा जाए कि तुम दुखी क्यों हो, नर्वस क्यों, होपलेस क्यों. तब एक ही शब्द में पूछ लीजिए ना. वाई आर यू सैड, नर्वस एंड होपलेस. तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें. और हाँ, मैंने यहाँ क्लास 12 के लिए एक प्ले लिस्ट बनाई थी, वो मैंने नीचे दी हुई है. तो वहां से उस प्ले लिस्ट को विजिट करें ताकि आपको क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने पाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.